तो स्वागत है आपका अपने क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है कक्षा 10वीं का साइंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग चैप्टर 2 कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग चैप्टर 3 के जो है वो शॉर्ट वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी आप लोग मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है कि ध्वनिक सोनोरस किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ध्वनिक सोनोरस वे धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो यह ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, अब धातुओं को ध्वनिक सोनोरस कहते हैं। उदाहरण के लिए मंदिर के घंटों एवं स्कूल की घंटी का धातु। मतलब क्या होता है कि कोई ठोस धातु किसी दूसरी यानी धातु से टकराती है तो इसमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम लोग बोलते हैं ध्वनिक या सोनोरस धातु कहते हैं उसको। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग का बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भर्जन से क्या समझते हो। तो भर्जन सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह संबंधित धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। समझना क्या बोल रहा है कि सल्फाइड अयस्क को, कौन से अयस्क को, सल्फाइड अयस्क को जब वायु की उपस्थिति मतलब हवा की उपस्थिति में, ठीक है, अधिक ताप पर मतलब ज़्यादा अधिक ताप पर, हम बोल सकते हैं कि कुछ अधिक डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर, ठीक, गर्म करने से वह संबंधित धातु के मतलब जो धातु संबंधित है उससे उसके ऑक्साइड में वो परिवर्तित हो रही है। किस में परिवर्तित हो रही है? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? भर्जन कहते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हम लोग का कि निष्पातन से क्या समझते हैं। निष्पातन कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में उच्च ताप पर गर्म करने पर वह संबंधित धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग निष्पातन कहते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन था हम लोग का ये। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एनोड पंख किसे कहते हैं। तो एनोड पंख जब धातुओं का विद्युत अपघटनीय परिष्करण शोधन किया जाता है, मतलब कोई भी धातु को हम लोग मान लो उसको शोधन कर रहे हैं या उसको हम लोग मान लीजिए नवीनीकृत करने के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अशुद्ध एनोड विद्युत अपघटन में घुल जाता है। जो अशुद्ध एनोड होता है ना वो कहाँ कर जाता है, जो विलयन होता है उसमें घुल जाता है तथा उसमें उपस्थित अविलेय अशुद्धियाँ एनोड की तली में एकत्रित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सक्रियता श्रेणी से क्या समझते हैं हम लोग, उसके बताना हम लोग। ठीक है बेटा, अब देखिएगा, देखो अब ये सक्रियता श्रेणी क्या बोलता है समझिएगा हम लोग। ठीक है बेटा, अब देखो सक्रियता श्रेणी पढ़ते हैं हम लोग, है ना। इसमें क्या बोल रहा है, सक्रियता श्रेणी वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोह क्रम में व्यवस्थित किया जाता है सक्रियता श्रेणी कहलाता है। मतलब अवरोह क्रम में धातुओं को जमाना उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, कौन सी धातु कितनी क्रियाशील है, क्रियाशील मतलब एक्टिव होना, ठीक, कितनी जल्दी वो रिएक्शन करती है, उसके अनुसार उसको अवरोही क्रम में जमाना सक्रियता श्रेणी कहलाती है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी मतलब एक्टिव होना, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि अपर रूपता से क्या समझते हो। कार्बन के 2 प्रमुख अपर रूपों के नाम लिखिए। अब देखिए बेटा, इसको ऊपर करता हूँ थोड़ा सा। अपर रूपता होता है क्या समझिएगा आप लोग। ठीक है, अपर रूपता जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में मिलता है, मतलब एक से अधिक रूपों में मिलता है, जिसके भौतिक गुणों में विभिन्नता पाई जाती है। मतलब जो धातु मिल रही है इतनी प्रकार की हमको, कोई भी धातु मतलब जो हमको बोल रहे रूप में मिल रहा है, ठीक है, अब उसके जो भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होता है, सही बात है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि उसकी कास्ट जो होती है वो एक होती है, ठीक है, एक ही भांति का होता है वो, ठीक है, एक ही श्रेणी का होता है वो। तो उनको उस तत्व के अपर रूप एवं उनके इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। ठीक है, अपर रूप भी कहते हैं और अपर रूपता भी कहते हैं। जैसे ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, डायमाइट हो गया। डायमाइट मतलब हीरा होता है हम लोगों का। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि यशद लेपन से क्या समझते हो। तो यशद लेपन लोहे एवं इस्पात को जंग लगने संक्षारण से बचाने के लिए उस पर जिंक जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। इस प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं हम लोग। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में तो गैल्वेनीकरण भी कहते हैं उसको हम लोग साइंस की भाषा में। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। अमलगम क्या होता है। अमलगम जब किसी धातु जैसे जस्ता आदि पर पारे का लेप कर दिया जाता है तो वह धातु पारे से मिलकर पारे की, ठीक है, किसकी, पारे की, ठीक है बेटा, क्या बोल रहा है, हाँ, मिलकर पारे की मिश्रातु बनाती है। मतलब पारे की मिश्र धातु बनाती है, उसे अमलगम कहते हैं। सुनिए फिर से कि हम लोग कोई भी लेप लगा रहे हैं जस्ते का किसी पदार्थ पर, ठीक है, उससे जस्ते का जो लेप है वो और जो धातु जिसके ऊपर लगाया है वो दोनों मिलकर क्या करती है, मिश्रातु मतलब मिश्र धातु बनाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगम कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग अमलगम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। थर्मेट अभिक्रिया किन्हें कहते हैं। ठीक है, थर्मेट अभिक्रिया बतानी भी हम लोगों को, थर्मेट अभिक्रिया होती क्या है, तो सुनिएगा बेटा।
थर्मिट अभिक्रिया वे धातु विस्थापन अभिक्रिया जिनमें अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? जिसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे विस्थापित धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है, थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। जो विस्थापन धातु होती है वह कैसे प्राप्त होती है? तो गलित अवस्था में प्राप्त होती है, तो वह विस्थापन या थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? थर्मिट अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मिश्र धातु से क्या समझते थे? मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु एवं एक अधातु के संगामी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं या मिश्र धातु कहते हैं। हमने पढ़ा था ऊपर कि हम लोग किसी पदार्थ के ऊपर जस्ते का लेप लगाते हैं, तो जस्ते का लेप लगाने से जो उसके ऊपर का जो लेप हो वो धातु है, उन दोनों के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। वैसे ही क्या है कि दो या दो से अधिक या एक धातु को किसी दूसरे अधातु में मिलाते हैं और जो मिश्रण बनता है उसको हम लोग मिश्र धातु या मिश्र धातु बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं कि आघातवर्धी तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो आघातवर्धी वे धातु है जो पीटने पर पतली चादर की तरह फैल जाती है, आघातवर्धी कहलाती है। तन्य वे धातु है जिनके तार खींचे जा सकते हैं, तन्य धातुएं कहलाती है। ठीक है, जिनको हम खींच सकते हैं, तान सकते हैं, वे धातुएं तन्य धातुएं कहलाती है। ठीक है, फिर बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम धातु वायुमंडल की नमी आर्द्रता के प्रति अतिक्रियाशील होती है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है ताकि यह नमी के संपर्क में ना आए। कौन सी? केरोसिन। ठीक है, कौन सी धातु होगी भी हम लोग की? तो सोडियम धातु। ठीक है, ये क्या होती है? अत्यधिक क्रियाशील होती है। कौन सी? सोडियम केरोसिन। ठीक है, सोडियम को जो है हम लोग केरोसिन डुबो के इसलिए लगते हैं क्योंकि अधिक मात्रा में जो होती है वो क्रियाशील होती है। ठीक है बेटा, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा क्वेश्चन नंबर 13 कि आयनिक यौगिक के उच्च गलनांक क्यों होते हैं? तो चूंकि प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, इसीलिए आयनिक यौगिक के उच्च गलनांक होते हैं। ठीक है बेटा, अगर आप लोग क्लास पसंद आ रही हो बेटा तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को रिकमेंड प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, मैं इंस्टाग्राम पर सारे नोट डाल रहा हूँ, आप लोग चाहे तो जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट की, फेसबुक अकाउंट की, ट्विटर अकाउंट की, व्हाट्सएप ग्रुप के सभी लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।